चलिए, तो आज की जो हमारी ये क्लास है, ये क्लास एमपी सेट पर आधारित है। हम बात कर रहे हैं एमपी सेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है 15 दिसंबर को, ठीक है। जहां इस बार सोशल वर्क और सोशोलॉजी के दोनों को कंबाइन करते हुए सिलेबस निर्धारित किया गया है। एक सर आवाज कम हो गई। सिलेबस है समाजशास्त्र का, ठीक है, समाजशास्त्र का सिलेबस है। तो समाजशास्त्र के सिलेबस को हम लोगों को क्या करना है, इस बार फॉलो करना है। और मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ यूनिट नंबर 2 में शोध प्रविधियाँ और विधियों पर, जिसके अंतर्गत मैंने पहले पॉइंट को कवर कर चुका हूँ। और इसमें आज आप लोग देखेंगे विज्ञान के दर्शन से प्रश्न, सामाजिक विज्ञान में वैज्ञानिक विधि से प्रश्न, ज्ञान मीमांसा से प्रश्न, व्याख्यात्मक परंपराओं से प्रश्न, सामाजिक विज्ञान में वस्तुनिष्ठता और परावर्तकता से भी प्रश्न आप देखेंगे। साथ ही साथ आचार शास्त्र और सर राजनीति। आवाज बहुत स्लो आ रही है। अब तो ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग, और हम बात करने चल रहे हैं प्रश्नों पर, ठीक है। तो पहला प्रश्न आपके सामने है और इस प्रश्न को पहले ध्यानपूर्वक आप पढ़िए। कहता है कि क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहा जाता है, विज्ञान या समाजशास्त्र? आपके सामने बी ऑप्शन विज्ञान। बिल्कुल, अगर आप कह रहे हैं क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहा जाए, विज्ञान कहा जाए, तो ये इसकी परिभाषा बनेगी विज्ञान की। सुव्यवस्थित ढंग से किसी क्रिया का अध्ययन क्रमबद्ध तरीके से अगर किया जाता है तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, विज्ञान बोलते हैं, ठीक है। ये सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी आपका। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है निम्नलिखित विद्वानों में से किसका या किनका संबंध विज्ञान को परिभाषित करने में है। चार नाम आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं। एक नाम आपको मिल रहा है ट्वाइन केयर, दूसरा नाम चर्चमैन एंड एकॉफ, तीसरा अगस्ट काम्टे। क्या इन विद्वानों का नाम विज्ञान से संबंधित है? क्या इनकी जी भाषाओं में आपका नाम मिला है? बिल्कुल, अगर आपने इनका नाम बता रहे हो तो सही जवाब है, ठीक है। ये विकल्प आपका सभी लोगों को बता दो, डी विकल्प आपका सही होगा, ये सभी करेक्ट जवाब है। एक परिभाषा आई थी और वो परिभाषा थी समस्त विज्ञान की एकता केवल उसकी विधि में है, ना कि विषय सामग्री में। मतलब समस्त जो विज्ञान है उस विज्ञान की एकता केवल मेथड में होता है, ना कि उसकी विषय सामग्री में होता है। ये परिभाषा किस विद्वान के द्वारा दिया गया है? कार्ल पियर्सन। कार्ल पियर्सन के द्वारा। यदि आपने कहा कि यहाँ कार्ल पियर्सन का नाम, तो आपने करेक्ट जवाब दिया है, ठीक है। कार्ल पियर्सन का नाम बेसिकली देखने को मिला है। इन्होंने कहा है कि समस्त विज्ञान की एकता केवल उसकी विधि में है, ना कि उसकी विषय सामग्री में है, ठीक है। गुड्डे हार्ट ने क्या कहा है? गुड्डे हार्ट ने बोला था कि विज्ञान समस्त अनुभव सिद्ध संसार के प्रति दृष्टिकोण की एक पद्धति है। ये गुड्डे एवं हार्ट के द्वारा बताया गया था। एक चेस का नाम आता है, चेस महोदय की बात करते हैं। इनकी परिभाषा थी कि विज्ञान पद्धति के साथ चलता है, ना कि विषय वस्तु के साथ चलता है, ठीक है ना। किसके साथ चलेगा? पद्धति। पद्धति मीन्स विधि ही होता है, ठीक है। और लुडवर्ग के द्वारा बताया गया था परिभाषा की विस्तृत अर्थ में, और कहा गया कि वैज्ञानिक पद्धति व्यवस्थित अवलोकन होता है, वर्गीकरण होता है और निर्वचन होता है, ये बताया गया था परिभाषा। परंतु यहाँ परिभाषा थी कि समस्त विज्ञान की एकता उनकी केवल विधि में होती है, ना कि विषय सामग्री में होती है। विकल्प आपका ए वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करेंगे, किस विद्वान ने सत्य तक पहुंचने के लिए वैज्ञानिक पद्धति या विधि का प्रयोग किया है, या बताया है कि वैज्ञानिक विधि या पद्धति से गुजरने का सुझाव दिया है? बताइए विद्वान का नाम। कार्ल बी। बी विकल्प आप यहाँ पर कहना चाह रहे हैं, बी है ना। चलो मैं बताऊं, इस प्रश्न का जवाब अगर मैं आप लोगों से कहता हूं तो आप सभी लोग यहाँ पर कार्ल पियर्सन का ही नाम लगाइए कि वैज्ञानिक विधि और पद्धति गुजरने का सुझाव दिया है। कार्ल पियर्सन, समस्त विज्ञान की एकता केवल उसकी विधि और पद्धति में है, उसकी ना कि सामग्री में है। तो बेसिकली वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा
इन्होंने उस प्रक्रिया को थोड़ा सा विश्लेषित करते हुए एक बात कही थी कि सत्य तक पहुंचने के लिए कोई संक्षिप्त मार्ग नहीं है, मतलब संक्षिप्त का मतलब शॉर्ट मार्ग, ठीक है। तो इसलिए विश्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक पद्धति के मार्ग से गुजरने के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग ही नहीं है। इस प्रकार आप ये सिद्ध साबित भी कर सकते हो कि समाजशास्त्रीय अध्ययन को वैज्ञानिक बनाने के लिए वैज्ञानिक पद्धति और वैज्ञानिक चरणों से गुजरने की आवश्यकता पड़ती है, और ये बात सत्य भी है। अतः मैं विकल्प बी को ही कहना उचित समझूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित चरणों में से कौन से वैज्ञानिक की चरण है? ये आपके सामने 4 ऑप्शन है, वैज्ञानिक की चरण है। चरण मैंने आपको पढ़ाया है ना? जी बता सकते हैं प्लीज क्या होना चाहिए इसके चरण? सर, डी। ओके, यहाँ यदि आपने कहा कि डी तो सही जवाब दिया। किसी समस्या को ठीक से निर्धारित करना या उसका आधा समाधान है। उपकल्पना या परिकल्पना, प्रतिवेदन या रिपोर्ट तैयार करना या निष्कर्ष। और यहाँ पर मैं आपसे कहूँ डी तो सही जवाब होगा। देखो, सबसे पहले समस्या का चुनाव होगा, फिर परिकल्पना बनाया जाएगा, फिर चरों का चयन होगा, फिर प्रतिचयन होगा, फिर संकलन होगा, फिर विश्लेषित होगा और फिर रिपोर्ट होगा। यहाँ एक चीज़ आती है PhD कैग करके, प्लीज़ आप लोग इस शब्द को भी ध्यान रखेंगे। प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस, डिज़ाइन, कलेक्शन, एनालिसिस और जनरलाइजेशन एंड लास्ट में आप कह सकते हैं रिपोर्ट भी। PhD कैग आर, तो ये स्टेप है। इस स्टेप को अगर याद रखेंगे तो ये आसानी से आप लोग MP सेट में यहाँ से एक सवाल आने वाला है, ठीक है। तो आपको आसानी से एक प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, तो एक बार फिर से इसको रिपीट करिएगा। किसको? PhD कैग को? हाँ, PhD कैग को। ओके, P से प्रॉब्लम, ठीक है, H से हाइपोथेसिस, D से जी। डिजाइन, C से कलेक्शन, A से एनालिसिस मतलब विश्लेषण, ठीक है, और G से जनरलाइजेशन यानी सामान्यीकरण, और लास्ट में R रख लीजिए। R मीन्स होता है रिपोर्ट या प्रतिवेदन, ठीक है। ये होता है चरण, स्टेप। 6 कहता है कि निम्नलिखित विद्वानों में से किसका किनका संबंध वैज्ञानिक विधि या पद्धति के चरणों में वर्गीकृत करने से है? कौन विद्वान है जो ये सब चरण देखने को मिलता है? उस विद्वान अगस्त कामटे। कभी है सर। जी ओके, देखिए मैं आप सबसे कहूँगा सर, एक नाम आता है बर्नार्ड का, यस सर। एक नाम आता है अगस्त काम्टे का, ठीक है, एक नाम आता है मोर्स का, एक नाम आता है जॉर्ज लुडबर्ग का, जॉर्ज लुडबर्ग का, ठीक है। ये जो मैंने 4 नाम बताए हैं, ठीक है, समाजशास्त्र में है ना, ये समाजशास्त्र में वैज्ञानिक विधि और पद्धति के चरणों पर जिक्र करते हैं। तो मेरे हिसाब से इस प्रश्न का जवाब क्या होना चाहिए? डी सर। ए होगा। ये कैसे होगा? मैंने अगस्त काम्टे का चरण थोड़ी यहाँ पे लिखा, यहाँ पे पूछा कि निम्नलिखित विद्वानों में से किनका संबंध वैज्ञानिक विधि और चरणों की पद्धति और चरणों के से है, यानी पद्धति के चरणों से। तो अच्छा। वैज्ञानिक विधि और पद्धति के चरण तो ये बर्नार्ड भी देता है, अगस्त काम्टे भी देता है, मोर्स भी आता है, जॉर्ज लुडबर्ग का भी नाम आता है, इन सभी का नाम आता है ना। तो क्या आप डी कहना उचित नहीं समझेंगे? डी आपका यहाँ पे होगा। यहाँ पे चरण नहीं लिखा हुआ है प्रश्न में कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये चरण किसके है ना। ये प्रश्न आसान था। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 में ये इंपॉर्टेंट सवाल है जो आप क्वेश्चन नंबर 6 बता रहे थे, ठीक है, वही जवाब आपको देना सावल है। बताइए अब, जॉर्ज और लुडबर्ग का निम्नलिखित में से वैज्ञानिक पद्धति के कौन सा चरण बताया गया है और इसको माना जाता है? डी होगा सर। इसके जानते हैं 4 चरण है। किसके? इसके जो है जॉर्ज लुडबर्ग के 4 चरण है। पहला जानते हैं, पहला है वर्किंग हाइपोथेसिस, जिसको बोलते हैं हम लोग कार्यकारी प्रकल्पना, जी। ठीक है। दूसरा इसका आता है आपका तथ्यों का अवलोकन, तथ्यों का अवलोकन मतलब आप ये कह लीजिए कलेक्शन इसको। तीसरा आता है यहाँ पे एकत्रित तथ्यों का अवलोकन। देखो यहाँ पे तथ्यों का अवलोकन और लेखन का पार्ट आता है, लेकिन यहाँ एकत्रित तथ्यों का अवलोकन एवं संगठन, यानी अवलोकन यानी सीक्वेंस में रखना एवं संगठन, ये तीसरा।
और चौथा सिंपल सी बात है सामान्यीकरण। ये 4 ही चरण बताए हैं, इन्हीं चरणों में इन्होंने रिसर्च को कंप्लीट कर दिया है। तो देखो पहला आपका सही हो गया, दूसरा सही हो गया, तीसरा सही हो गया और उसके बाद आपका यहाँ पर चौथा सही हो गया। ठीक है, तो विकल्प आपका डी हो जाएगा। इनका 4 चरण है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक विधि की विशेषता है? देखिए विशेषता मैंने कई पढ़ाया था, विज्ञान के आधार पर वैज्ञानिक अवलोकन के द्वारा डी तत्वकरण मैंने सब पढ़ाया था आपको। बिल्कुल, अगर आपने 8वें वाले का विकल्प डी बताओगे तो सही ही रहेगा। प्रमाणिक, जी वस्तुनिष्ठता और निश्चयता, टी-शर्ट दे दो। निश्चयात्मकता, विकल्प आपका यहाँ पे डी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सामाजिक यथार्थ की अवधारणा क्या होती है? ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। सामाजिक यथार्थ की अवधारणा का स्वरूप क्या होना चाहिए? भौतिकवादी है या आदर्शवाद है? भौतिकवादी। भौतिकवादी डी अवधारणा है। जानते हैं रीजन? बताना चाहेंगे? सामाजिक यथार्थता वह विचारधारा है जो समाज के विभिन्न घटकों को उसके व्यवहारिक रूप में स्वीकार करता है। ये उसका रीजन है, व्यवहारिक रूप से स्वीकार होता है। अतः मैं ये बात कह सकता हूँ कि इसे हम लोग सामाजिक यथार्थ कहेंगे। और यही एक ऐसा भौतिकवादी अवधारणा है जो समाज के संदर्भ में आदर्शवाद को अस्वीकार कर देता है। किसको? आदर्शवाद को क्या कर देता है? अस्वीकार कर देता है ना? ठीक है, और सही विकल्प क्या होना चाहिए? बी। ठीक है, सामाजिक यथार्थ के संदर्भ में किसका कथन है कि वस्तु की अस्तित्व परकता मानव के चेतन के रूप में अस्तित्वमान है? ये स्टेटमेंट परिभाषा है के रूप में प्रस्तुत है। बताइए 10 का जवाब। कार्टर, यहाँ सही जवाब होगा कार्टर का नाम। ऑप्शन नंबर आपका अगर मैं आपसे बात करूँ तो पहला सही होगा, अस्तित्व परकता मानव के चेतन को अस्तित्वमान के रूप में दर्शाता है। तो विकल्प आपका जो जाना है इसमें आपका पहला सही होगा। ठीक है, सामाजिक यथार्थ आदर्शवाद का प्रतिकार है, यह कथन किसका है? 11 नेफ का नाम आएगा। सामाजिक यथार्थ आदर्शवाद का प्रतिकार है जो कि समाज के संदर्भ में निरूपित सभी प्रकार के सत्यों का आश्रय मानव मस्तिष्क में मानता है। रीजन यही था, अतः विकल्प आपका सी होगा नेफ। क्वेश्चन नंबर 12, विज्ञान के दर्शन के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है, बताइए जरा क्या सम्मिलित? विज्ञान के अंदर और भी दोनों। ओके, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 में अगर मैं बात करता हूँ, विज्ञान के दर्शन के अंतर्गत एक दार्शनिक पूर्व अवधारणा भी शामिल है और एक तार्किक पूर्व अवधारणा। तो मैं आपसे कहूँगा कि सी विकल्प सही है। कारण ये भी था कि सामान्य अर्थ में जब विज्ञान के विभिन्न विषयों को दार्शनिक दृष्टिकोण से विवेचना की गई तो उसे कहा गया कि विज्ञान का दर्शन। अब विज्ञान का दर्शन के अंतर्गत विज्ञान के दार्शनिक और तार्किक पूर्व धारणाओं तथा उससे निकलने वाले परिणामों का अध्ययन किया गया और इसी के आधार पर विज्ञान के दर्शन में कुछ विषयों पर ध्यान भी दिया गया था, जैसे चरित्र एवं विकास, परिकल्पनाएं, तर्क, निष्कर्ष। जिस प्रकार विज्ञान में इनका प्रयोग होता है, जिस प्रकार से विज्ञान में इनकी प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या होती है और भविष्यवाणी होती है, वही बेसिकली विज्ञान का दर्शन कहलाता है। किसी वैज्ञानिक निष्कर्षों तक पहुंचने के लिए किस प्रकार के तर्क का प्रयोग होता है, ये भी विज्ञान के दर्शन का ही पार्ट है। वैज्ञानिक विधि का सूत्रीकरण करना, कार्य क्षेत्र और उसकी सीमाओं में साधन जिसके द्वारा निर्धारित किया जाता है कि कब किस वैज्ञानिक तथ्य को समुचित वस्तुनिष्ठ तरीके से हम उसको समर्थन प्राप्त कर सकते हैं। आप ये भी कह सकते हो कि वैज्ञानिक विधि और सैंपल के प्रयोगों का परिणाम भी होता है। तो ये दोनों बातें बेसिकली कहीं ना कहीं आपका दर्शाते हैं विज्ञान के दर्शन को। सही विकल्प आपका सी होगा। विज्ञान के द्वारा की गई व्याख्याएं क्या होती हैं? निश्चित होती है, संभाव्य होती है या सार्वभौमिक होती है? आसान सा जवाब होना चाहिए इस सवाल का, प्लीज़ बताइएगा। विज्ञान द्वारा की गई व्याख्या क्या होगी? सार्वभौमिक।
सार्वभौमिक नहीं होगी। बेसिकली सर यहाँ संभाव्य लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी पर आधारित होता है साइंस, है ना, और भेदभाव रहित होता है, इसलिए प्रोबेबिलिटी होगा। यह क्रिया में अगर मैं बात करता हूँ आपका सही स्टेट विज्ञान द्वारा की गई व्याख्या है, विज्ञान द्वारा की गई व्याख्या है, और विज्ञान द्वारा की गई व्याख्या बेसिकली संभाव्य कहलाता है। सार्वभौमिक मैंने आपको बताया था कि समाज विज्ञान वैज्ञानिक विधि को काम में लेते हुए जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन होता है वो होता है सार्वभौमिक सिद्धांतों का प्रतिपादन, तो वो यूनिवर्सल होता है और यूनिवर्सल प्राकृतिक होते हैं। इसका मतलब ये कि यदि परिस्थितियां समान रहें तो समाज विज्ञानों में विकसित सिद्धांत विभिन्न समाजों और कालों में खरे उतरेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर यह सिद्धांत सार्वभौमिक रूप से ठीक पाया गया, पारिवारिक विघटन और सामाजिक विघटन पर आधारित था, तो वो सार्वभौमिकता का पार्ट बनेगा। लेकिन सवाल यहाँ पर था विज्ञान के द्वारा की गई व्याख्या होती है, तो व्याख्या होती है संभाव्य यानी प्रोबेबिलिटी पर आधारित होता है। विकल्प आपका बी सही होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 में। ठीक है, सामाजिक विज्ञान में वैज्ञानिक विधि की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता बताइए, इसमें से कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता वैज्ञानिक विधि की, वो भी किसकी, वैज्ञानिक विधि की। क्या होना चाहिए प्लीज। नहीं पता है वैज्ञानिक विधि की सबसे खास कर विशेषता क्या होती है, तटस्थता। क्या होती है, तटस्थता। मैं आपसे कहूँगा कि विकल्प आपका पहला यहाँ पे सही जाएगा। देखिए मूर्त अमूर्त वैज्ञानिक तथ्यों के अध्ययन के लिए समाज विज्ञान और वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है, और ये बात सत्य भी है। तो वैज्ञानिक विधियों में बेसिकली एकाधिक पद्धतियों का काम में लेते हुए सामाजिक घटनाओं का अध्ययन भी किया जाता है, ये भी बात सत्य है। तो वैज्ञानिक पद्धति चरण के विषयों को समाजशास्त्रियों ने काफ़ी विवाद था उनमें। अनुसंधान का प्रारंभ किसी समस्या या प्रश्न से होता था, ठीक है, तो वहीं आप लोगों ने चरणों का भी आपने नाम देखा होगा, जैसे सत्यापन करना, परिभाषित करना, वर्गीकरण करना, संगठन करना, दृष्टिकोण शामिल करना, ऐसे शब्द शामिल होते हैं इनमें, है ना। यहाँ बेसिकली जवाब जो जाएगा आपका विकल्प आपका पहला जाएगा, तटस्थता, ना कि विषय निष्ठता, ना ही भावुकता, ना ही सार्वभौमिकता। वैज्ञानिक विधि की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता वैज्ञानिक विधि की गियर मानी जाएगी। विकल्प आपका देखिए, अगर ऊपरयुक्त तो सभी होता है ना विकल्प में तो सभी लगते, लेकिन प्राथमिकता देना था इसलिए हमने ए को लगाया है, तटस्थता। सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में वैज्ञानिक विधि को स्वीकार किया है किसने, स्वीकार किसने किया वैज्ञानिक विधि को, किसने स्वीकार किया, ऑगस्ट काम्टे ने भाई। स्वीकार किसने किया है वैज्ञानिक विधि को, जवाब भी देते रहिए भाई। ऑगस्ट काम्टे ने वैज्ञानिक विधि में धर्म दर्शन परिकल्पना का कोई स्थान नहीं होता है। वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग, वर्गीकरण की एक व्यवस्थित कार्यप्रणाली से है। अतः मैं कहूँगा कि वैज्ञानिक विधि को स्वीकार करने में ऑगस्ट काम्टे का रोल सबसे प्रमुख माना जाता है। पहला विकल्प सही होगा, ठीक है। 15 का ऑप्शन ए सही जाएगा, वैज्ञानिक विधि को स्वीकार करना। देखो वैज्ञानिक विधि तो सभी बताए थे, वैसे तो लुडबर्ग ने भी बताया था ना, याद आ रहा है आपको परिभाषा, बताइए लुडबर्ग ने भी क्या बोला था। लुडबर्ग ने भी कहा था विस्तृत अर्थों में वैज्ञानिक पद्धति व्यवस्थित और अवलोकन, वर्गीकरण और निर्वचन है, यानी वो भी सही था, है ना। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं ट्रॉइन केयर का नाम, तो ट्रॉइन केयर का भी नाम आ जाता है कि विज्ञान तथ्यों के उसी प्रकार बना है जिस प्रकार पत्थर से एक मकान बनता है। जिस प्रकार पत्थरों के ढेर से मकान नहीं कहा जा सकता है, उसी प्रकार तथ्यों के संकलन को विज्ञान भी नहीं कह सकते हम लोग। अतः मैं कहूँगा विकल्प डी लगाइए, ए ना लगाकर डी लगाइए। इन तीनों का नाम आएगा, वैज्ञानिक के रूप में स्वीकार किया तीनों ने, ठीक है भाई। विकल्प डी सही होगा 15 का। बताइए एक बार सही जा रहा कि नहीं, बोलिए। देखिएगा वैज्ञानिक विधि में धर्म दर्शन या परिकल्पना का कोई स्थान नहीं होता है, यह कथन किसका है, काम्टे।
अगस्ट काम्टे का ही नाम आपका करेक्ट जाने वाला है। क्वेश्चन नंबर 16 में विकल्प आपका पहला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक विधि की विशेषता नहीं है। ये सवाल है क्वेश्चन नंबर 17 में। तार्किकता, यहाँ पे देखिए कि वैज्ञानिक विधि की विषय जो है विशेषता नहीं बताई गई। सार्वभौमिकता विशेषता पढ़ा था, तार्किकता पढ़ा था, वस्तुनिष्ठता पढ़ा था हम लोगों ने, लेकिन विषय निष्ठता नहीं पढ़ा था। विकल्प आपका डी वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। वैज्ञानिक विधि की विशेषता बताइए क्या हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 18 में सही जवाब क्या होना चाहिए। ऑप्शन डी। हाँ डी होगा। बिल्कुल, यदि आपने ऑप्शन नंबर डी की तरफ झुकाव किया है तो विकल्प आपका डी ही करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन जो जाने वाला है तथ्यों का वर्गीकरण, कार्य कारण संबंधों की विवेचना, सिद्धांतों की सार्वभौमिकता, विकल्प आपका डी वाला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत कौन से परिप्रेक्ष्यों को शामिल किया जाता है। ये है नंबर 19। ठीक है, और 19 में अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो उद्विकासी, संघर्ष, प्रत्यक्षवादी और ये सभी जो दिया गया है डी। डी में, ये वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। प्रत्यक्षवादी परिप्रेक्ष्य का जनक कहा जाता है, बताइए किसको कहेंगे। अगस्त काम्टे। 20 में आपको बेसिकली अगस्त काम्टे को ही कहना पड़ेगा। ठीक है, विकल्प आपका दिए। ये मैंने आपको तीनों लिखवाए थे ना, वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य को ही प्रत्यक्षवादी कहा जाता है, मैंने नोट करवाया है, ये अगस्त काम्टे का ही नाम आएगा। अस्तित्ववादी परिप्रेक्ष्य का संबंध बताइए किस विद्वान से है। अस्तित्ववादी परिप्रेक्ष्य का संबंध किससे है। सर डी सर। डी डी। नहीं, अगस्त अस्तित्ववाद। हाँ, अस्तित्ववाद की बात करें तो एक नाम आपको देखने को मिलेगा। नहीं, एक नाम आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर जो है अस्तित्ववाद में शेरोन किर्केगार्ड का, और एक नाम देखने को मिलेगा सात्र से, ये भी एक विद्वान का ही नाम ही है। ठीक है, और मैं बता दूं मैंने पढ़ाया था आप लोगों को सामाजिक विज्ञान में ज्ञान मीमांसा के संदर्भ में रखते हुए कुछ परिप्रेक्ष्य, उद्विकासी परिप्रेक्ष्य, संघर्ष परिप्रेक्ष्य, प्रत्यक्षवादी नौ वस्तुनिष्ठता परिप्रेक्ष्य, ठीक है, संरचना प्रकार्यवाद परिप्रेक्ष्य, है ना, ये सभी चीज़ें मैंने आपको नोट करवाया था। और मैं आप सभी से कहूँगा कि विकल्प आप 21 का डी लगाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, विभेदीकरण की अवधारणा का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 प्लीज़ बताइएगा 22 का जवाब विभेदीकरण में। ठीक है, विभेदीकरण में आप जवाब देना किसको उचित समझेंगे, तो आप देखिए प्रत्यक्षवादी परिप्रेक्ष्य, सॉरी उद्विकासी परिप्रेक्ष्य। देखिए उद्विकासी परिप्रेक्ष्य के अनुसार हम बताएं तो जब हम विश्व के सभी समाजों की ओर देखते हैं तो यह ज्ञान होता है कि विभिन्न समाज विकास और उसके विभिन्न स्तरों पर क्रियाओं को ध्यान में रखते हुए तो वैश्विक लेवल पर समाज को आखेटक की अवस्था के रूप में दिया गया था। तो इसी परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत समाज के विभिन्न स्तरों के ज्ञान को हम लोग विभेदीकरण की अवधारणा का प्रयोग करते हैं। अतः विभेदीकरण की अवधारणा का प्रयोग कौन से परिप्रेक्ष्य में किया गया है, तो वह उद्विकासी परिप्रेक्ष्य में किया गया है। ठीक है, प्रत्यक्षवादी परिप्रेक्ष्य में बेसिकली क्या है कि अगस्त काम्टे ने प्रत्यक्षवादी परिप्रेक्ष्य के जनक के साथ साथ इन्होंने कहा कि समाज के सभी सह संबंधों की प्रतिपुष्टि की प्रत्यक्षता के आधार पर स्वीकार किया जाए। ठीक है, और अस्तित्ववादी परिप्रेक्ष्य में शास्त्र का नाम आता है। ठीक है, और ये सभी विज्ञान की ज्ञान मीमांसा के संदर्भ में इसी परिप्रेक्ष्य को अति महत्वपूर्ण बताते हुए इन्होंने बताया है कि क्योंकि इसमें ये चीज़ें बताई गई कि समाजशास्त्रियों का ये दायित्व था कि उन प्रक्रियाओं का अध्ययन करें जिनके द्वारा व्यक्ति अपने जीवन और परिवेश को अर्थ प्रदान करे। जॉन पॉल सार्त्र का नाम जुड़ा हुआ है इससे। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। अस्तित्ववादी में संघर्ष में कार्ल मार्क्स का नाम जुड़ा हुआ है ना। फ्रैंकफर्ट विचारधाराएं भी जुड़ी हुई हैं, अमूल परिवर्तन विचारधाराएं भी जुड़ी हुई हैं, इसको बताने की जरूरत है भी नहीं, आप जानते भी हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 23, नौ वस्तुनिष्ठवादी परिप्रेक्ष्य की स्वीकृति सर्वप्रथम कौन सी शताब्दी में किया गया था।
20वीं शताब्दी में अमेरिकी समाजशास्त्र में 20वीं शताब्दी में इसको देखने को मिला है स्वीकृति के रूप में। विकल्प आपका बी सही होगा। नौ वस्तुनिष्ठवादी परिप्रेक्ष्य की स्वीकृति सर्वप्रथम की गई थी अमेरिकी समाजशास्त्री। विकल्प सी। हाँ, नौ वस्तुनिष्ठवादी परिप्रेक्ष्य आधारित है किस पे, फिर किस पर बेस्ड था? भौतिक विज्ञान की काबिलियत पर। हाँ, विकल्प आपका पहला सही है। भारतीय समाज को किस प्रकार के समाज में अभिग्रहित किया गया है या किया जाता है? सवाल है भारतीय समाज को 25 में। विकल्प आपका क्या होना, सॉरी 26 में विकल्प आपका क्या होना चाहिए? परंपरावादी। क्या होना चाहिए? भारतीय समाज किस प्रकार के समाज में अभिग्रहित किया गया है? परंपरावादी में। ठीक है। किस विद्वान ने अपनी पुस्तक परंपरा को एक संचार की प्रक्रिया के रूप में समझाया? संचार को प्रक्रिया के रूप में समझाया। 27 का जवाब क्या होना चाहिए? जिन्सबर्ग, प्रोफेसर जिन्सबर्ग का नाम आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। परंपरा को एक संचार की प्रक्रिया के रूप में समझाया और वह कहते हैं कि जब मूल्यों, मान्यता, विश्वास, विचार और यहाँ तक कि आदतों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित किया जाता है तो वह हस्तांतरण परंपरा हो जाती है, या उस प्रक्रिया में हम हस्तांतरण परंपरा को रिलेट कराते हैं। ठीक है। हाँ, यहाँ आपका विकल्प जो जाएगा वो विकल्प आपका ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 28। डॉक्टर योगेंद्र सिंह के अनुसार आधुनिकता के लक्षण बताइए कौन से हैं? 28 में ओके। विकल्प आपका होना चाहिए व्यक्तिवादिता भी, समानता एवं धर्मनिरपेक्षता, परिवर्तन एवं प्रति आस्था। विकल्प आपका डी हो जाएगा। ये सभी आधुनिकता के लक्षण हैं। निम्नलिखित में से आधुनिकता की विशेषता बताइए कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 29। देखिए, प्रत्येक क्षेत्र में गतिशीलता पाई जाती है, सही बात है। आधुनिकता एक दृष्टिकोण है, ये भी सही बात है। आधुनिकता व्यक्ति और समाज के प्रदत्त पदों के स्थान पर अर्जित पदों को जो है स्थापित करती है, ये भी बात। और ये आपका यहाँ पर विकल्प जो है डी करेक्ट हो जाएगा। जरा बताइए कि भारतीय गांव आज ही परंपरा और आधुनिकता के दो ध्रुवी के बीच जो है सहमा हुआ खड़ा है। अनिश्चितता की स्थिति में यह कथन किस विद्वान का देखने को मिलेगा? क्वेश्चन नंबर 30 में। व्याख्यात्मक परंपरा में मैंने आप लोगों से जिक्र किया था कि एस.सी. दुबे ने लिखा था कि केवल लघु परंपरा और बृहद परंपरा के आधार पर ही समझा नहीं जा सकता है। भारत जैसे देश तो यह कार्य और मुश्किल है। भारत जैसे देश में तो यहाँ प्रादेशिक भेद के साथ परंपराओं में भिन्नता मिलती है। तो प्रोफेसर एस.सी. दुबे की परंपराओं में अग्रलिखित भागों में जैसे क्षेत्रीय परंपरा, स्थानीय परंपरा, पश्चिमी देशों की परंपरा, सामाजिक समूह की, स्थानीय उप संस्कृति की परंपरा, ऐसे शब्दों को रिलेट करते हुए इन्होंने एक डेफिनेशन को दर्शाया था। तो मेरा कहना यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 30 में कि आप लोग विकल्प जो है प्रोफेसर एस.सी. दुबे को लगाइए। आपका विकल्प बी सही चला जाएगा। गिडेंस के अनुसार परंपरा के लक्षण क्या क्या थे? गिडेंस के अकॉर्डिंग परंपरा के लक्षण बताए गए थे। गिडेंस के पता है क्या विकल्प होना चाहिए? क्या होना चाहिए? ओके, विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा। डी, सामूहिक याददाश्त होती है, फिर व्यक्तिगत याददाश्त परंपरा नहीं होती है। ठीक है। जो निजी भाषा परंपरा नहीं होती है। उपर्युक्त सभी गिडेंस के अकॉर्डिंग परंपरा के लक्षण बताए गए हैं, है ना? परंपरा के लक्षण बताए गए हैं और मैं आप सभी लोगों से कहूँगा कि डी आप लगाइए गिडेंस के अकॉर्डिंग परंपरा के लक्षण। एक मिनट जरा होल्ड रखना, थोड़ा सा हम लोग ले रहे हैं लेकिन क्लास रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डिंग चल रही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 32। निम्नलिखित समस्याओं के आधार पर कौन सा सी वस्तुनिष्ठता से संबंधित समस्या है? ये नंबर 32 है। जवाब जरा एक बार बताइएगा कि विकल्प क्या होना चाहिए 32 का।
समस्या के चयन के मूल्यों के द्वारा प्रभावित होना, ये भी वस्तुनिष्ठता से संबंधित समस्या बन सकती है। शीघ्र निर्णय की आवश्यकता भी आपका विकल्प हो सकता है। बाह्य हितों के द्वारा बाधा भी हो सकता है। उपर्युक्त अगर हम बात करते हैं तो ये देखिए, वस्तुनिष्ठता के संदर्भ में जो बताया गया है समस्या के परिप्रेक्ष्य में, विकल्प आपका सही माना जाएगा सभी। ठीक है, तो मैं आपसे कहूँगा कि विकल्प आपका डी होगा। किसने कहा कि वस्तुनिष्ठता प्राप्त करना कठिन कार्य है? बताइए क्वेश्चन। मैक्स वेबर। 33 मैक्स। ए सर। विकल्प आपका पहला वाला करेक्ट जवाब हो जाएगा। वस्तुनिष्ठता अगर पूछा जाए, पेपर में आ जाए और ये कह दिया जाए कि बताइए ये कहना किसका है कि बहुत कठिन कार्य है, तो आप सभी लोग बताइए मैक्स वेबर का नाम, और वेबर का नाम ही यहाँ पे सही जवाब माना भी जाएगा। ठीक है, देखिए अगर वस्तुनिष्ठता प्राप्त करना कठिन कार्य है तो वहीं दुर्खिम ये भी कहते हैं कि सामाजिक अनुसंधान समाज का वस्तुनिष्ठ अध्ययन कर सकता है, और इन्होंने आत्महत्या, श्रम का विभाजन, धर्म की समाज में उपयोगिता के आधार पे अनुसंधान को लेकर बातचीत किया था। तो विकल्प बेसिकली यहाँ पर तो पहला जाएगा। जरा बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने के उपाय या साधन है? साधन तो प्रयोग होगा, एक सांख्यिकी मापन भी होगा, यांत्रिक साधनों का प्रयोग है। डी। तो आपका विकल्प डी ही करेक्ट होना चाहिए, आपका डी सही जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए 35। वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा संस्थाएं और व्यक्ति ज्ञान का संचय करते हैं? परावर्तकता। ए सर। बिल्कुल, ऑप्शन आपका पहला हो जाएगा। संस्था और व्यक्ति का ज्ञान, मैंने आपको बताया भी था, जवाब अगर संचय के लिए रूप में था, एकत्रण करने के रूप में, तो परावर्तकता है, परावर्तकता। विकल्प पहला सही है। आधुनिक समाज एक परावर्तक समाज है, ये बात किसने कहा है? गिडेन। गिडेन सर। हाँ, गिडेंस ने कहा है। हम जिस समाज और परिस्थितियों में रहते हैं, डैश परावर्तकता कहलाता है। क्या भरा जाएगा यहाँ पर? डी सर, ये सभी है। बिल्कुल, उसके निरंतरता की सूचना, जीवन यापन करना, चिंतन मनन करना, विकल्प आपका डी सही होगा। किस विचारक का मानना है कि आधुनिकता में विध्वंसक विवेक है और कोई भी सिरफिरी सरकारी इसे सर्वनाश की तरफ ढकेल सकती है? सर गिडेन। नहीं, बामन है गिडेन। हाँ, बामेन का नाम आएगा। विकल्प आपका पहला सही जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। आचार शास्त्र का निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ निकाला जाता है? ये देखो, रीति, प्रचलन, आदत, मैंने ये सभी बताए थे आपको। ऑप्शन डी। जो डी। निम्नलिखित में से कौन सा आचार शास्त्र के सभी मानदंड मनुष्य के किस कर्मों पर लागू होता है? ऐच्छिक होगा ना, ऐच्छिक कर्म। जी सर। आचार शास्त्र उन मानकों की व्याख्या प्रस्तुत करता है जिनसे हम व्यक्ति के कर्मों को उचित और अनुचित होने का निर्णय देते हैं। ये कथन या परिभाषा किस विद्वान के द्वारा डिफाइन किया गया है? विलियम लिली के द्वारा। ठीक है, आपका विकल्प बी सही होगा। सर्वजनिता का तत्व नैतिक शब्दों के अर्थ में निहित करता है, ये परिभाषा किसका है? R.M. हेयर का है। ठीक है, कोई गलती ना करना मनुष्य के बूते की बात नहीं है, लेकिन अपनी त्रुटियां गलतियों से समझदार व्यक्ति भविष्य के लिए बुद्धिमत्ता अवश्य सीख लेता है। यह कथन किसका है? लू टार्क का है। लू टार्क का है। 19वीं शताब्दी में उपयोगितावादी दृष्टिकोण का प्रतिपादन किसने किया था? मैंने बताया था ये दो नाम। 44 जेरेमी बेथम और जॉन स्टुअर्ट मिल। विकल्प सी। निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्यवाद का उदाहरण है? कर्तव्यवाद। डी सर। बिल्कुल, कांट का बुद्धिमत्ता,
गीता का निष्काम कर्मवाद, अंतः प्रज्ञावाद। विकल्प आपका डी सही होगा। निम्न में से कौन से आचार शास्त्री ने नैतिकता को पूर्णतः परिणाम निरपेक्ष रूप में स्वीकार किया है? 46 कांट नहीं तो कांट। यहाँ अगस्त कांट का नाम देखने को मिल सकता है। और विकल्प आपका, अगर हम बात कर रहे हैं आचार शास्त्र के संदर्भ में, ठीक है, तो मैं आप सभी लोगों से कहूँगा कि ये विकल्प आपका सही जाएगा। आगे अगला सवाल की बात करते हैं। निम्नलिखित में से नियमात्मक आचार शास्त्र के विभाग थे। इसमें भी सी है। मैंने इसके आपको बताया है। बिल्कुल, आप सी कहेंगे। परिणामवादी और परिणाम निरपेक्ष और कर्तव्यवादी जो है आचार शास्त्र, सी सही होगा। निम्न में से बताइए किस सिद्धांत में बताया गया कि नियमात्मक और मानकीय आचार शास्त्र का उदाहरण है? डी सुखवाद, गांधीवाद और बौद्ध धर्म का जो डी अष्टांगिक मार्ग। विकल्प डी, यानी ये सभी। सर ये अष्टांगिक मार्ग इसमें ये बता। देखिए, ये बेसिकली बौद्ध धर्म के द्वारा बताए गए हैं अष्टांगिक मार्ग, है ना। इसमें जानते हैं कौन कौन से मार्ग शामिल हैं, ठीक है। इस चीज़ को भी मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान सुनिएगा। गांधी जी का सत्याग्रह आपको पता है, मैंने पढ़ा चुका हूँ। सुखवाद बेसिकली भी मैं आपको बता चुका हूँ उस प्रक्रिया में जहाँ बेसिकली पॉजिटिव शब्दों को दर्शाया गया है। और आर्य अष्टांगिक मार्ग भगवान बुद्ध की प्रमुख शिक्षाओं में से एक मानी जाती है, जहाँ बेसिकली कहा गया कि दुखों से मुक्त पाना और तथ्यों का ज्ञान के साधन के रूप में बताया गया अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक का अर्थ है कि 8 अंगों वाला। अष्टांगिक का अर्थ क्या होता है? 8 अंगों वाला, या आप 8 नैतिक और दार्शनिक अवधारणाओं से संबंधित, ठीक है, जिसमें विचार, इरादा, भाषण, क्रिया, आजीविका, प्रयास, ध्यान और एकाग्रता के सही अनुप्रयोग को संदर्भित करता है, उसे हम अष्टांग मार्ग कहते हैं। और ये अष्टांग मार्ग किसके हैं? बौद्ध के हैं, ठीक है। ये चीज़ आप रखिएगा। इसका सही जवाब होगा आपका डी। अगला सवाल देखिए, मानव कि कर्म ही उसके विचारों की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या है, बताइए। जॉन लॉक। आचार शास्त्र संबंधित उपयोगितावादी दृष्टिकोण के अंतर्गत होता है। 4 विकल्प। क्या होना चाहिए? अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित, है ना। उपयोगितावादी दृष्टिकोण यही बताता है। उपयोगितावादी दृष्टिकोण किसका था? जेरेमी बेथम और जॉन स्टुअर्ट मिल का था ना, उन्हीं का तो था भाई, है ना, उन्हीं का था, ठीक है। यहाँ किस सिद्धांत के अंतर्गत माना जाता है कि किसी परिस्थिति में स्वयं व्यक्ति द्वारा लिखा गया निर्णय ही नैतिक निर्णय होता है? क्वेश्चन नंबर, परिणामवादी आचार शास्त्र, सॉरी, अरे यहाँ आपका आएगा व्यक्तिवाद। हाँ, स्वयं व्यक्ति लिखा हुआ है ना, स्वयं व्यक्ति द्वारा लिखा गया है, ठीक है, स्वयं व्यक्ति द्वारा। किस विद्वान के साधन और साध्य दोनों को पवित्र माना गया है? साधन और साध्य, हाँ, गांधीवादी, गांधी जी का नाम ले सकते हैं। परंपरागत आचार शास्त्र, राज आचार शास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? राज्य सरकार दोनों को, राज्य और सरकार दोनों को। किस विद्वान का मत है कि राजनीतिक विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है? किस विद्वान ने कहा था? ये बताया था मैंने आपको, गार्नर। परंपरागत राजनीति विज्ञान की विशेषता बता दीजिए। आदर्शात्मक शासन पर बल, अध्ययन पद्धति पर काल्पनिक और अध्ययन की इकाई की राज्य। विकल्प डी। क्वेश्चन नंबर 56, निम्न में से बताइए किन विद्वानों ने व्यवहारवादी क्रांति के साथ आधुनिक दृष्टिकोण को विकसित करने पर बल दिया है? 56
तो सी सर दहन सी सही होगा, है ना। स्तन और डहन आपका सी। परंपरागत राजनीतिक विज्ञान और आधुनिक राजनीतिक विज्ञान में प्रमुख अंतर पाया जाता है। ऑप्शन सी। और सी परंपरा राजनीतिक वस्तुपरक भी होगा और आधुनिक राजनीतिक विज्ञान विषय परक भी होगा। आपका सी विकल्प सही होगा, ठीक है। आधुनिक राजनीतिक विज्ञान में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? मानवीय प्रक्रियाओं का अध्ययन होता है। निम्नलिखित में से राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन में दो प्रमुख उपागम है, एक तो परंपरागत और दूसरा अनुभाविक। विकल्प सी होगा, ठीक है, यह आपका सही जवाब होगा, ठीक है। सेवाइन के मतानुसार कहा गया है राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन किस संदर्भ में रखकर किया जा सकता है? समय में, संदर्भ में और परिस्थिति में भी, सभी में। सेवाइन के विचारों के समर्थक के विद्वान कौन थे? बटलर, स्टोकर और मार्क्स, इन सभी का नाम देखने को मिलेगा, ठीक है। और आपको लगाना होगा यहाँ पर विकल्प में डी। द पॉलिटिक्स सिस्टम नामक किताब किसकी थी? मैंने शायद बताया भी था कल। द पॉलिटिकल सिस्टम नामक पुस्तक डेविड ईस्टन द्वारा। व्हाट इज द पॉलिटिकल फिलोसफी नामक पुस्तक किसकी है फिर? लिस्ट्रॉस। हाँ, निम्नलिखित में से राजनीति शास्त्र का स्वरूप कैसा होना चाहिए? डी, विज्ञान और क्रमबद्ध के रूप में भविष्यवाणी करने पर भी सिद्धांत निर्माण पर बल भी देता है, अतः विकल्प डी होगा। राजनीति विज्ञान विज्ञान है या समर्थक विद्वान कौन है? सभी हैं, लेविस, ब्राइस और सजवेक। विकल्प आपका डी होगा। राजनीति विज्ञान वह विज्ञान नहीं इसको मानने वाला विचारक कौन है? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन, मैटलैड और बाथल। यहाँ पर विकल्प आपका सी माना जाएगा, ठीक है। राजनीति विज्ञान एक कला विषय है, इसके समर्थक विद्वान कौन है? ओके, विकल्प आपका जा रहा है यहाँ पर डी। डी सही होगा। 68, एक प्रयोगात्मक समूह गतिशील स्थिति में नए सामाजिक मानक तब उत्पन्न होते हैं जब, बताइए, जब व्यक्ति संदिग्ध परिस्थितियों का सामना कर रहा होता है, ठीक है। विकल्प सी। काम्टे के अनुसार बताइए समाजशास्त्र की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी है? अगस्त काम्टे। सामाजिक अस्थायित्व एवं गतिशीलता, सही जवाब आपका ए होगा, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन लीजिए, निम्न विषयों में से बताइए कौन से विकल्प कथन सही प्रतीत हो रहा है? यहाँ देखिए, जॉन लॉक का मनोविज्ञान के माध्यम से सत्य की खोज। जॉन लॉक ने मानव बुद्धि का निबंध पर लिखा है। मानव बुद्धि निबंध अनुभववाद और मूल आधार पर समझा जाता है, अतः विकल्प डी सही होगा, ठीक है। तीनों सही है। आज के लिए इतना ही रखिए क्योंकि लाइट है नहीं, है ना, और हाँ, बैटरी डेड हो चुकी है लैपटॉप की। अचानक अगर बंद हो जाएगा तो फिर समझिए कि रिकॉर्डिंग, तो बाद में रिकॉर्डिंग वीडियो भेज दीजिएगा। हाँ, बाद में मैं इसको जैसे ही लाइट आएगी मैं अपलोड करके आप लोगों को शेयर कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू सर।